नमस्कार। तर्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय और इस वीडियो में एक विशेष विषय के साथ आप लोगों के सामने हूं। जैसा कि आपने एक दो वीडियो में इस चैनल पर देखा होगा, स्कॉलर टॉक करके एक टीजर भी हमने रिलीज किया था और उसके बाद एक स्कॉलर टॉक करके जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें एन एप्पल का जो विचार है एक एप्पल सेब के बारे में, तो उसके ऊपर हमने बात की थी। लेकिन इस वीडियो में मतलब स्कॉलर टॉक्स की ये जो वीडियो सीरीज है उसमें हम आज एक दूसरे स्कॉलर के साथ बात करेंगे, एक दूसरे विषय के बारे में बात करेंगे। तो इस स्कॉलर टॉक की जो वीडियो सीरीज है इसमें होने क्या जा रहा है, इसमें यह है कि हम विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंध रखने वाले शोधार्थियों से, स्कॉलर्स से किसी भी किताब पर बात करेंगे, किसी एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि एक स्कॉलर होने के नाते हम किसी विषय को कैसे देखें और उस विषय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको किस प्रकार से समझें। तो इसी कड़ी में आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरी वीडियो को। तो आज हम एक पुस्तक के बारे में बात करेंगे जो कि आप देखें एकेडमिक के लिहाज से वो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और जो फिनोमिना चलता है लिबरलिज्म उसके बारे में, और उस पर एक महत्वपूर्ण किताब है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में जो मुख्य वक्ता होने जा रहे हैं वो मेरे साथी और आप कह सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो शोधार्थी हैं, और उनका नाम उसका उनका परिचय आपसे कराऊं। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर साझा करेंगे और पूरा जरूर देखेंगे, तभी आप जो है इस चर्चा का जो वास्तविक लाभ है वो उठा सकेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो। तो स्कॉलर टॉक के इस सेकंड दूसरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के मुख्य वक्ता का मैं स्वागत करूंगा विकास। आपका बहुत बहुत स्वागत है तर्क ज्ञान पर। नमस्कार। नमस्कार दिग्विजय भाई। आई एम ऑडिबल? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी। तो विकास, आज बहुत। हम आपने जो बुक पढ़ी है और लिबरलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट्स, डिस्कंटिन्यूस। फ्रांसिस फुकुयामा की ये बुक है। और जब भी हम फ्रांसिस फुकुयामा का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक जो बड़ी फेमस बुक है उसके बारे में एंड ऑफ नाम आता है, स्टोरी। एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। यही बुक जो है ज्यादातर सामान्य तौर पर एकेडमिक्स में भी सब लोग जानते हैं। लेकिन ये जो बुक है लिबरलिज्म एंड इट्स कंटेंट्स, इसको आपने पढ़ा है, तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो यह है कि इस बुक में क्योंकि कोई भी स्टूडेंट या स्कॉलर इस बुक को क्यों पढ़े, क्या है इस बुक में मेन मुख्य बात। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दिग्विजय भाई कि आपने अपने मंच जो तर्क शक्ति या तर्क ज्ञान जो आपके मंच का नाम है उस पर मुझे इनवाइट किया। और स्पेशल जी थैंक जी विकास। जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और जिनसे जिनसे डिस्कशन होते रहता है हमारी। तो आपके क्वेश्चन पर आने से पहले मैं थोड़ा सा फ्रांसीसी फुकुयामा का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बना दूं। और दूसरा जी कि जो बुक का जो आपने टाइटल्स तो बता दिया कि बुक जो थीम्स है या उसके जो बेस है जिस पर बुक, उसके बारे में अगर आपकी अनुमति हो तो एक फ्रेम बन जाएगा उससे, तो उस पर हम आगे डिस्कशन हाँ जी, करेंगे हाँ तो जी, हाँ थोड़ा जी, सा बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी। तो जैसे आपने मेंशन किया कि फ्रांसीसी फुकुयामा के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में द एंड ऑफ हिस्ट्री आता है और द लास्ट मैन, जो 1989 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसी में इस थीसिस को डेवलप किया था। बाद में उसने उन्होंने 1992 में उसको बुक फॉर्म में पब्लिश किया। और उसका हाइपोथेसिस यही था कि जो यूएसएसआर 1991 में कोलैप्स्ड हो जा रहा है, उसके बाद जो लिबरल डेमोक्रेसी जो है एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, उसका अल्टरनेटिव कोई बचता नहीं है। तो उनका थीसिस था कि अब लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो अल्टीमेट एंड है हमारे ह्यूमंस के एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, उसका अल्टरनेटिव अब दिख नहीं रहा है। तो उसके रूप में उन्होंने इस थीसिस को डेवलप किया था। और जिसके बारे में लगभग वो सब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट परिचित हैं। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनका बुक जो आपने टाइटल बताया, इसमें बेसिकली क्या है कि जो आज के समय में आप देख रहे होंगे कि जो लिबरलिज्म को लेकर जो थ्रेट है, और राइटर का आर्गुमेंट्स है कि थ्रेट जो है लेफ्ट आइडियोलॉजी और राइट आइडियोलॉजी, आप देखें दोनों साइड से है। और उन्होंने बुक में इंटरेस्टिंग बात है कि, और एक मैं बोलूँगा कि आप अगर थोड़ा सा अगर देखें आप, तो एक क्रिटिकल पार्ट जो है बुक का, अगर हम थोड़ा सा जो अगर बोले लूप फॉल्स बोले
तो यूरोसेंट्रिक अप्रोच से लिखा गया है। थोड़ा सा मुझे उससे मैं थोड़ा मतलब थोड़ा निराशा हुआ मुझे कि क्योंकि आप देखें तो साउथ में भी बहुत डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं जिसका रेफरेंस नहीं लेते हैं वेस्टर्न थिंकर्स जितने भी हैं चाहे स्कॉलर्स हैं। और इस बुक के साथ भी वही हुआ है कि उन्होंने जो आपका एक जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रेफरेंस या उनके जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत एकोमोडेट नहीं करते हैं। तो इस बुक में भी दिखता है, लेकिन वो एक अलग पॉइंट है, वो क्रिटिकल में हम लोग देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि इस बुक को उन्होंने इस सेंस में डेवलप किया है कि जो अभी जो लिबरलिज्म जो है उनका मानना कि आज भी हमारे सोसाइटी के लिए रिलेवेंस है। क्योंकि उनका कहना, उनका आर्गुमेंट है फ्रांसिस फुकुयामा का कि अभी भी लिबरलिज्म का अल्टरनेटिव कोई दे नहीं पा रहा। और उन्होंने एक टॉपिक भी रखा है इस बुक में, एक चैप्टर भी रखा है कि देयर इज एनी अल्टरनेटिव, कि लिबरलिज्म का कोई अल्टरनेटिव है। और उसमें उन्होंने उस पॉइंट को एलेबरेट किया है। अगर इस बुक का मैं अगर बेसिक पॉइंट बता दूं तो फर्स्ट उन्होंने जो लिबरलिज्म का जो डॉक्ट्रिन्स है जिस पर बेस है लिबरलिज्म, उसको उन्होंने बताया है कि लिबरलिज्म किस चीज पर बेस है। और उनका कहना था कि सबसे पहले तो उन्होंने लिबरलिज्म को डिफाइन किया है। और उनका कहना है कि लिबरलिज्म एक डॉक्ट्रिन है जिसमें क्या होता है कि हम अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें उसको, और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में उन्होंने कंटेक्चुअलाइज किया है लिबरल जो लिबरलिज्म है उसको। और उसमें उनका कहना था कि लिबरलिज्म जो शुरुआती दौर में इमर्ज जो हुआ है वो आपके जो स्टेट का जो पावर था उस पर कंस्ट्रेंट, या अगर कहें आप चेक एंड बैलेंस के रूप में हुआ था कि जो स्टेट जो है उसमें उन्होंने एग्जांपल दे रहे हैं हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है कि हॉब्स जो बात करें कि लिबरलिज्म, अगर आप जो नेचर ऑफ स्टेट है उसमें काफी एनार्की है और उससे बचने के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। और उसी तरह दूसरा विकास, बात उसमें उन्होंने मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे जब हम देखते हैं कि फ्रांसिस फुकुयामा जो लिखते हैं और यूएसएसआर के डिक्लाइन के बाद देखते हैं तो वो जो लिबरल इंस्टीट्यूशंस की काफी बात करते हैं। और अगर जब हम इस बुक के प्रेफेस को पढ़ते हैं और जो पहले दो तीन पन्ने अगर हम पढ़ें तो उसमें देखते हैं कि वो ये बताते हैं कि किस तरह का तरीके से जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लिबरल इंस्टीट्यूशंस हैं, और इवन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और यूएसए में भी वो बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो वो किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से आप कहें कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जो लिबरल वैल्यूज हैं उसको जो एक सेटबैक लगता है। और उन्होंने फिर और दूसरे भी उदाहरण दिए हैं कि यूरोपियन कंट्रीज के कुछ उदाहरण दिए हैं कि वहाँ किस तरीके के जो लीडरशिप सामने आ रही है। और फिर उसमें जो एक बड़ा नाम है वो डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने नाम लिया है कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को के ऊपर अटैक किया जा रहा है। सीधा वर्ड उन्होंने यूज किया है कि अटैक्स किए जा रहे हैं और उनके जो क्रेडिबिलिटी है उसको खत्म किया जा रहा है, या इवन तो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके की बहस जो है हम भारत में भी देखते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है, एक्यूज किया जाता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं रह गई। ऐसे सारे जब जो बातें हैं, जो घटनाएं हैं जिसके ऊपर इस बुक में चर्चा की गई है, शुरू के तीन चार पन्ने अगर हम पढ़ें। उसके अलावा मैं तो मेरा जो सवाल है जो मैं जानना चाहिए चाह रहा हूँ कि क्या हम ऐसा कहें कि फ्रांसिस फुकुयामा जो है कि एक जो नैरेटिव है इंटरनेशनल लेवल पर और इवन द इंडिया में बहुत तेजी से चलता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही हैं, चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो, या आप देखें इंडिया में हो, कि वो गवर्नमेंट के ऊपर जो जितना ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो है कि अटैक किया जा रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही हो तो ह्यूज मेजोरिटी से डेमोक्रेटिक मैनर से ही इलेक्ट होकर आ रही है। तो फिर इस तरीके के जो कंसर्न है एक एकेडमिशियंस द्वारा इस तरीके के कंसर्न को एड्रेस करना, वो कितना देखते हैं इस बुक में। ना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसको इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने इसको टैकल किया है इस क्वेश्चन को। और इंटरेस्टिंग बात है कि आप एक चीज़ समझ लेना बहुत जरूरी है, खासकर हम रिसर्चर रिसर्चर जो हैं चाहे जो एकेडमिशियन है, एक बड़ा मीथ है, बहुत बड़ा मीथ है हमारे बीच। और उसी मीथ से आपका क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। मीथ ये है
कि लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों को हम लोग एक मान लेते हैं, बहुत बड़ा मिथ है, राइट, और राइट। स्ट्रिक्टली इसको डिनाई किए हैं इस आर्गुमेंट को। वहां ये जब डिस्टिंक्शन आप समझ नहीं पाइएगा तो जो आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं उसको उसको भी आप आंसर नहीं कर पाइएगा। तो उनका कहना है कि लिबरलिज्म जो है और डेमोक्रेसी है दोनों अलग चीज है। दोनों हो सकता है कि 17th और 18th सेंचुरी में दोनों इमर्ज किए हैं और स्प्रीड हुए हैं, लेकिन जो लिबरलिज्म जो है उनका कहना है कि वो डॉक्ट्राइन है, और जो डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशन है, एक गवर्नमेंट का फॉर्म है, कैसे गवर्नमेंट करना है हमको। वहाँ उनका जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो अलग है, उसमें प्रिंसिपल है कि फ्री फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। दूसरी पॉइंट कि आपका वहां देखा जाता है कि किसकी मेजोरिटी है गवर्नमेंट करने के लिए। तीसरी, डेमोक्रेसी में देखा जाता है पीपुल्स विल किसके साथ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इस बुक में वो बता रहे हैं कि अगर किसी भी सोसाइटी को अगर आपको देखना है तो लिबरल है कि नहीं है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं क्या, तो उन्होंने जॉन ग्रे को कोट किया है। जॉन ग्रे आपको पता हुआ कि लिबरलिज्म का बहुत ऑथेंटिक बुक लिखा था, लिबरलिज्म का के टाइटल का एक बोल, तो उसको उन्होंने हम्म, कोट किया इस बुक में। और उनका कहना है कि चार अगर बेसिक टीनेट्स है किसी सोसाइटी में तो उसको लिबरलिज्म माना जाएगा कि सोसाइटी लिबरल है। और चार टीनेट्स बता रहे हैं कि फर्स्ट, कि वहाँ इंडिविजुअलिज्म को रिस्पेक्ट हो। मतलब क्या हुआ कि आप इंडिविजुअल के ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करते हैं, उसके डिग्निटी को रिस्पेक्ट करते हैं फर्स्ट। अगर कहीं अगर अगर ऐसा नहीं है तो उसको लिबरल सोसाइटी मानना मुश्किल है, इनका कहना। सेकेंड, कि वहाँ इगैलिटेरियन कंसेप्ट एग्जिस्ट करेगा, हर हम्म, इंडिविजुअल को इक्वल माना जाएगा, वो कोई भी हो, आपका एक पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, उसको इक्वल मोरल एजेंसी माना जाएगा। तीसरा पॉइंट बोलते हैं कि लिबरलिज्म जो है यूनिवर्सलिस्ट नेचर का कंसेप्ट है। यहाँ पर हर जो इंडिविजुअल है उसके मोरल एजेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है, वो कहीं का भी हो। चौथा उनका कहना था कि लिबरलिज्म में चौथा जो टेनेट्स है वो भी बहुत, उन्होंने एक टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किया इस बुक में जिससे हम लोग, मैं अवगत नहीं था, हो सकता है कि आप अवगत हो। मेलियोरिस्ट शब्द इस्तेमाल किया। मेलियोरिस्ट मतलब होता है एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें विश्वास किया जाता है कि ह्यूमन एफर्ट्स के माध्यम से जो हमारे सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या उसको अपग्रेड किया जा सकता है, उसको इम्प्रूव्ड किया जा सकता है। तो लिबरल आइडिया हम्म, इसमें भी विश्वास करता है। एक चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि इससे पता चलता है कि लिबरलिज्म एक स्टेटस को आइडियोलॉजी नहीं है। अगर उसके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको वो टेकल करता है। एक इंड आइडियोलॉजी टाइप का लिबरलिज्म नहीं है डॉक्ट्राइन। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वो फ्लेक्सिबल है। और उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं मैं, कि आपको पता होगा दिग्विजय भाई कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म जब इमर्ज हो रहा है एडम स्मिथ और आपका जॉन लॉक के काम से, हम्म, वहीं आप देखिएगा 19th सेंचुरी में जेएस मील और टीएच ग्रीन का जो लिबरलिज्म है उनसे अलग है। मॉडर्न लिबरलिज्म, हम लोग मॉडर्न लिबरलिज्म जो बोलते हैं जिसमें वेलफेयर स्टेट की बात की जा रही है, जो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ एक स्टेट का काम है कि अगर वहाँ के लोग भूखमरी के शिकार हैं उनको हेल्थ प्रोवाइड किया जाए, सोशल सिक्योरिटी किया जाए। जो क्लासिकल लिबरलिज्म जो है इस पर फोकस नहीं करता था। क्लासिकल लिबरलिज्म फोकस करता था कि ट्रेड और जो जो राइट टू प्रॉपर्टी है और लॉ एंड ऑर्डर है उसको ज्यादा फोकस करता था। लेकिन यहाँ आप हम्म, देखिएगा मॉडर्न लिबरलिज्म में कि इस पॉइंट को एक्सेप्ट किया गया कि नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी तो ठीक है उसका रिस्पेक्ट किया जाए, लेकिन साथ में साथ जो सोशल वेलफेयर स्कीम जो है उसकी भी जरूरी है। और इसमें मैं मेरा हम्म, मानना है कि जो मार्क्सवाद का जो इमर्ज हो रहा है वो कहीं ना कहीं हाँ। अफेक्ट कर रहा है लिबरलिज्म को भी आपका। जी, जी, जी। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं इन अ सिंपल वर्ड्स कि जब क्लासिकल लिबरलिज्म आता है और स्टेट्स के जो आपके ड्यूटीज डिफाइन करता है या उसको वर्क लिमिट, उसका स्टेट के जो लिमिटेशंस है उसके बताता है। उसके बाद जब मार्क्सिज्म आता है तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और फिर वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट और फिर मार्क्सिज्म और सोशलिज्म वर्ल्ड लेवल पर फैलने के बाद न्यू लिबरलिज्म जो है आता है। खैर, इस बुक की अगर हम बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है और जो आज कंटेम्प्रेरी डिबेट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इस बुक को पढ़ने के बाद हम उसको इजिली समझ सकते हैं, आसानी भाषा में, आसान से। जी जी जी, मैं आसानी भाषा में उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यू लिबरलिज्म का एक यूनिट है, इसमें पूरा उसी को फोकस किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात है कि राइटर्स एक लिबरल थिंकर होने के बावजूद भी जो न्यू लिबरल कंसिक्वेंसेज हमारे सोसाइटी में रहा
उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि न्यू लिबरलिज्म के आने के कारण हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेज हुए, जैसे इनकम ऑफ इनक्वालिटी आप देख लीजिए कि इनकम इनकम ऑफ इनक्वालिटी काफ़ी आपके गैप जो अमीर और गरीब में काफ़ी हुआ है, खासकर न्यू लिबरल का उसमें बड़ा एक योगदान है। और इसका कारण क्या है कि न्यू लिबरल पूरी तरह से दो फिलोसफी पे बेस है। अगर आप देखें तो एक मार्केटिज्म, बोलते हैं कि मार्केटिज्म जो है वो, दूसरा कि इंडिविजुअल फ्रीडम, इससे किसी भी परिस्थिति में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और तीसरा इसमें और प्रिंसिपल है कि स्टेट का जो आप कहें जो रोल है, उसको जितना रोल बैक किया जाए, रोल बैक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि स्टेट को जितना रोल बैक कर दिया जाए। और चौथा कि वेलफेयर स्टेट को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। ये चार प्रिंसिपल जो है न्यू लिबरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है उसको समझने के लिए। और आपको पता होगा इसमें शिकागो स्कूल जो इकोनॉमिस्ट थे उनकी बड़ी योगदान है। मिल्टन फ्रीडमैन, आपका आपका मिल्टन फ्रीडमैन हो गया, उसके बाद जॉर्ज स्टिगलर थे, फ्रेडरिक हैक थे, जो इनका बहुत बड़ा योगदान था इस न्यू लिबरल को डेवलप करने के लिए। और जो ये केन्स का जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट था, जो आपका न्यू डील अमेरिका में आ रहा है और वहां से वेलफेयर कंसेप्ट स्प्रेड हो रहा है पूरा वर्ल्ड में। और 1970 में आप क्राइसिस देखिएगा, जो 1970 में वाइल्ड क्राइसिस हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर, इकोनॉमिक में देखा जा रहा है डिक्लाइन हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो ये जो न्यू लेवल का कंसेप्ट इमर्ज हो रहा है और इसको प्रेगमेटिक रूप दे रहे हैं रीगन और थैचर, आपका जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के जो राष्ट्रपति रीगन थे, उसको एक प्रेगमेटिक और पॉलिसी रूप दे रहे हैं न्यू लिबरल का। तो राइटर का कहना है कि न्यू लिबरल जो है, अगर उसका प्रीमाइसेज देखिए तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रीमाइसेज ये है कि मार्केट होना चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए, और राइट टू प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन उनका कहना था कि प्रीमाइसेज जो है वो तो सही है जिस पर बेस है न्यू लिबरल, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन इन सेंस में कि न्यू लिबरल मानते हैं कि स्टेट को पूरा तरह से श्रिंक कर देना चाहिए, पूरा तरह से डिलिमिट कर देना चाहिए, उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन राइटर बोलता है कि इसका कंसिक्वेंसेज गलत हो सकता है सोसाइटी में। लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेट जरूरी है। उसके बाद सोसाइटी में बहुत ऐसा वर्ग है, चाहे आप देखें पब्लिक सर्विसेज है, उसके लिए स्टेट जरूरी है। आप एक ट्रांसपोर्ट के लिए, चाहे सड़क के लिए, एक कोई कॉरपोरेट सेक्टर जाकर नहीं बनाएगा इस चीज को। तो वो बोल रहे हैं कि उनका प्रीमाइसेस जो है न्यू लेवल का तो सही है, लेकिन कुछ उसका लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को समझना हमें जरूरी है। ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि लिबरलिज्म को, और खास तौर पे जो लिबरलिज्म के सराउंडिंग्स जो कंटेम्प्रेरी डिबेट्स है, उसको अगर हम समझना चाहते हैं तो ये बुक जो है बहुत जरूरी है और इसको हम पढ़ सकते हैं। एक और इसको अगर हम देखिए, आजकल जो लिबरलिज्म का एक सवाल है मेरे मन में है, जो मैं चाहूंगा कि आप एड्रेस करें उनसे, कि लिबरलिज्म कहते हैं, जैसे आपने अभी शुरू में ही कहा कि लिबरलिज्म का जो अल्टरनेटिव है, विकल्प है, वो नहीं है। तो इसलिए लिबरलिज्म जो कह रहा है या जो स्टैब्लिश कर रहा है या जो उसको जो जिन चीजों को अपने तरीके से कंसर्न और एड्रेस कर रहा है, उसे कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट वे टू डील दिस थिंग। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा होना, कि यही चीज, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, लाइक कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज वी हैव नॉट अल्टरनेटिव, है ना, डेमोक्रेसी से बेटर जो है अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए लिबरलिज्म हम ये कह सकते हैं कि अभी बेस्ट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। इंटरेस्टिंग बात है कि विजय भाई, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम बहुत समय अल्टरनेटिव खोजते हैं और ह्यूमन नेचर अल्टरनेटिव खोजना भी चाहिए, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या जो इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्या उसमें ऐसा एसेंस नहीं है कि उसको अगर बचाया जाए तो हमारे सोसाइटी को सही से सर्व कर पाए, उसको रेगुलेट कर पाए उसको। तो फ्रांसीसी फुकुयामा, यहाँ मैं अपना व्यू ना देकर मैं फ्रांसीसी फुकुयामा को ही ला रहा हूँ। उनका कहना है लिबरलिज्म में कुछ आपके डिसकंटेंट्स हैं, इसलिए उन्होंने बुक का टाइटल भी रखा है और उसको एक्सेप्ट करते हैं। और उनका कहना है कि लिबरल सोसाइटी को आपको अगर चलाना है तो लिबरलिज्म को निगेट मत करो, आप लिबरलिज्म जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करने की जरूरत है सब सोसाइटी को। और उसमें उसमें कुछ उन्होंने सजेशन दिए हैं कि कैसे आप उसको चला सकते हो। उसमें फर्स्ट कह रहे हैं कि लिबरलिज्म में क्या है कि आप
डाइवर्सिटी जो है, उनका कहना है कि कोई भी सोसाइटी उठाकर आप आज के समय में देख लो, होमोजीनियस है ही नहीं। वो अमेरिका हो चाहे इटली हो, कोई भी सोसाइटी आज के समय में होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट हुआ है और माइग्रेशन हुआ है एक दूसरे आपका एक दूसरे के देश में, जो आपका एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड के कारण होमोजीनियस सोसाइटी कोई रहा ही नहीं। तो हमें जरूरी है कि हम डाइवर्सिटी जो है उसको हम्म रिस्पेक्ट करें। दूसरा उनका उनका कहना है कि आपका हम कि आप जो फेडरल प्रिंसिपल है, उनका कहना, उनका आर्गुमेंट है फेडरल फेडरल प्रिंसिपल है उसको सीरियसली हमें फॉलो करने की जरूरत है। उनका इसका मतलब क्या है कि जो लोकल लेवल्स पे जो गवर्नमेंट है, पावर को आप कंसंट्रेट मत करो। उनका कहना है कि पावर को कंसंट्रेट करना फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी और इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है। तो आप पावर को ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि लोकल लेवल पर ट्रांसफर करो, कि वो सही से जो वहाँ के इश्यूज हैं उसको टैकल करें, और जो वहाँ के इंडिविजुअल्स हैं या जो सिटीजन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन उसमें हो। तीसरा कि आप जो हम लोग बात करते हैं, इंडिविजुअल जो है उसको सेल्फ इंटरेस्ट तो इंटरेस्टेड होकर काम तो करता है, लेकिन पब्लिक स्पिरिटनेस जो होता है, जो एक सार्वजनिक भावनाएं जो होती है, जो सार्वजनिक पार्टिसिपेशन उसका होना चाहिए, उसको भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। कि आपका आप मान लो कोई कंसर्न है हमारे सोसाइटी का, तो ठीक है आप इंडिविजुअल हो, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करो, बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सार्वजनिक हित है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है, उसे भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, उसके प्रति भी हमें जागरूक हम्म होना चाहिए। और इसको आप लेकर पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर देखिए कि बहुत लंबा डिबेट चला रहा है वेस्टर्न सोसाइटी में कि हाँ एक इंडिविजुअल जी जो जी है जी उस, तो उसके बाद एक और सजेशन दे रहे हैं कि अभी के समय में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर है। अभी जो हम्म टेक्नोलॉजिकल जो जायंट कंपनियां जो हैं, इंफॉर्मेशन लोगों के पास इतना पहुंच रहा है, उसके बाद उन्होंने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्राइवेसी दोनों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि स्टेट अपना कोर्सिव पावर इस्तेमाल करे। उनका कहना है कि हम्म ऐसे रेगुलेट किया जाए कि जो गलत इंफॉर्मेशन जो फैलाया जा रहा है उसको रोका जाए। हम्म दूसरा बात, लोगों के ठीक प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाए कि हाँ आप जो है, उसके बाद उनका कहना था कि हाँ अगर आप लिबरल लिबरलिज्म, आज एक मल्टीकल्चरलिज्म आपने सुना होगा, हाँ लिबरलिज्म से हाँ ही डिसकंटेंट करते हैं कि हाँ कि जो हाँ जी डाइवर्सिटी है उसको सही से एकोमोडेट नहीं करते हैं। तो उनका कहना ठीक है, ठीक कल्चरल राइट्स को आप एकोमोडेट करो, लेकिन इम्पोर्टेंस जो दिया जाएगा वो इंडिविजुअल राइट्स को दिया जाएगा। उनका कहना था प्राइमेसी जो है, प्राइमेसी है वो इंडिविजुअल राइट्स का कल्चरल राइट्स को होगा। कहीं एक लिबरल थिंकर है तो लिबरल जो जो डॉक्ट्राइन है उसको कहीं ना कहीं डिफेंस कर रहे हैं यहाँ भी, कि कल्चरल राइट्स ठीक है, उसको एकोमोडेट करना है, लेकिन इंडिविजुअल राइट्स को प्राइमेसी दिया जाएगा किसी भी सोसाइटी में। ये जरूरी है इस सब पॉइंट पर काम करने के ठीक 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 ठीक। तो मुझे लगता है कि जो लिबरलिज्म के पुराने क्लासिकल लिबरलिज्म के जो थॉट्स थे, या आप कह सकते हैं प्रेमिसेस होती हैं, उसको जो है कि फिर से नए तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। और कंटेम्प्रेरी जो डिबेट्स हैं और जिस तरीके से पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो रही है, उसको लेकर ये एक बढ़िया बुक है जिसको पढ़ा जाना चाहिए। और एकेडमिक लेवल पर जितने भी लोग हैं, और खास तौर पे इस तरीके की जो कंटेम्पररी डिबेट्स हैं, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी रिजीम चेंज हो रही है, या आप किसी को कहते हैं कि ये जो है कि ज्यादा नेशनलिस्ट रिजीम है, या आप कह सकते हैं कि लिबरल इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, या जो एक्यूज किया जाता है, ये अटैक किया जा रहा है, ऐसा एक एक्यूज है, इसके मतलब सबके अपने अपने आर्गुमेंट हैं। तो इसे हमें जो है उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो है आगे बढ़ना चाहिए। लिए। मैं और बुक को मैं जी, तो विकास, और अगर आपको कुछ संक्षेप में इस बुक के बारे में दो चार लाइनों जी में जी कहना हो तो उसे कहें, और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है ठीक है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो राइटर्स, जो अभी कंटेम्प्रेरी जो भी डिबेट चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, चाहे आप हमारे देश में देखिए, तो उनका कहना है कि लिबरलिज्म सिर्फ आपके लिबरलिज्म को कभी भी क्या होता है कि हम लोग ये भी जोड़ देते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो वही लिबरलिज्म है। स्मिथ को भी थोड़ा समझना जरूरी है।
कि कैपिटलिज्म जो है वो जो इकोनॉमिक फिलोसफी जो लिबरलिज्म को उस पर बेसिस है। लिबरलिज्म एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो उसको भी थोड़ा समझना जरूरी है कि आप लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं तो ऐसा बोल देना कि नहीं लिबरलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म ही है, तो ये भी थोड़ा मेरे हिसाब से सही बात नहीं होगा। मैं बुक इसलिए सजेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए कि आज के समय में अभी इनका कहना है कि जो लेफ्ट राइट जो भी है, चाहे आप राइट हिंदू नेशनलिस्ट हमारे देश में जो शब्द इस्तेमाल किया था, उनका कहना है कि दोनों दोनों थ्रेट हैं लिबरलिज्म के लिए। दोनों जो लिबरल डॉक्ट्राइन है उस पर थ्रेट कर, और वो टीनेट्स बता रहे हैं जो मैं शुरू में बताया आपको, टीनेट्स की जो जिस पर बेस है लिबरलिज्म, तो उनका कहना है कि उसी को प्रोटेक्ट किया जाए तो हमारा सोसाइटी अच्छे से आपका सरवाइव करेगा और आगे बढ़ पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए हमें कुछ जो आपका लिबरल इंस्टीट्यूशन जो है, डेमोक्रेसी भी है, वो भी जरूरी है। लिबरलिज्म के जो जो वैल्यूज है उसको अगर सही से अगर कहीं अगर प्रोटेक्ट किया जा सकता है तो लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं किया जा सकता है। अगर आप कहें कि हाँ इंडिविजुअलिज्म हुआ, चाहे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी हुआ, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ, तो चाइना जैसे देशों में ये बात करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ का जो इंस्टीट्यूशंस है वो आपका लिबरल नहीं है। तो अगर लिबरल लिबरल वैल्यूज को आपको प्रोटेक्ट करना है तो लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का फ्रेमवर्क भी होना जरूरी है। तो उस कंटेक्स्ट में देखें तो इस बुक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा एक बस मैं ख़त्म करूँगा, अगर आप बुक का कंटेंट देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, कि इसमें एक चैप्टर है द क्रिटिक ऑफ रेशनलिटी। उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो रेशनलिज्म को लेकर जो डिबेट चला चला आ रहा है 18th और 19th सेंचुरी से, और जो आप अभी जानते होंगे पोस्ट मॉडर्निज्म में फूको ये सब आ जा रहे हैं, देरिडा ये सब जो पोस्ट टेक्सटलिस्ट है, आपको हार्वर्ड मार्क्यूजे जो है वन मैन डायनेस्टी बुक लिखे थे जो 1964 में, तो उस सब चीज़ों को इसमें भी एकोमोडेट किया गया है कि जो रेशनलिटी को लेकर जो डिबेट चल रहा है कि हाँ जो लिबरलिज्म जो है रीजन की बात करता है, साइंस की बात करता है, तो उसका क्या लूप होल्स है। जो जी, जी। क्रिटिकल स्कूल जो 20th सेंचुरी में जो इमर्ज हो रहा है, क्रिटिकल स्कूल 20 आपका 1930 1940 में, और उसमें एक पूरा हैबर मास वाला पूरा जो स्कूल है आ जाता है। तो उस सेंस में भी बुक थोड़ा सा एक फिलोसफिकल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है लिबरलिज्म के सेंस में उसको थोड़ा सा बिल्डअप कर रहा है। प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और नेशनल आइडेंटिटी को लेकर देखिएगा बहुत डिबेट चल जी, रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में भी बुक मेरे हिसाब से अच्छे से आर्गुमेंट बेस करता है और उस पॉइंट को एलोबरेट करता है। जी, 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 जी। बहुत-बहुत धन्यवाद विकास, आपने इस बुक के बारे में लिबरलिज्म एंड इट्स कंटेंट्स के बारे में जो बातें की हैं, और मुझे लगता है कि इस बुक में जैसा अभी चर्चा में सामने आया कि क्लासिकल लिबरलिज्म से लेकर कंटेम्परेरी डिबेट्स जो कि लिबरलिज्म के अराउंड है, उसको समझने के लिए बुक बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम समझना चाहते हैं तो हमें इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, खास तौर पे उन सभी स्कॉलर्स को या एकेडमिशियंस को और जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एकेडमिक में इंटरेस्ट रखते हैं। इसके अलावा जो और जो पॉलिटिकल डिबेट में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सभी को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद विकास, आपने समय दिया, और अब मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अन्य बस वीडियो में, बस किसी मैं अन्य विषय के साथ। छोटा सा चीज मैं ऐड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि जी आपने इस विकास। मंच पर बुलाया, और मैं आपको अपना ईमेल दे दूंगा, और इससे इस बुक से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, कोई इशू, मैं ईमेल आपको जी, दे जी, दूंगा। बिल्कुल, कोई बिल्कुल, किसी का भी कोई किसी प्रकार का बिल्कुल। क्वेश्चन हो लिबरलिज्म से लेकर और इससे जो इस बुक से रिलेटेड, जी, तो मैं उसको कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। जी। और मेरा सभी जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो से, उनसे अनुरोध है कि यदि आप इस वीडियो के बारे में या जो भी चर्चा हुई उसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स है, आप वहां पर कमेंट करें। हम में से सभी जो है उस पर प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, और मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य विषय के साथ, किसी अन्य स्कॉलर के साथ। और तब तक के लिए आपसे अनुरोध यही है कि आप इस चैनल को देखें, हर ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो के बारे में। बहुत-बहुत धन्यवाद।